जी, कल हमने वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पढ़ा। जो कल नहीं थे वो लोग सुन लिए जरा। बेसिकली इसमें इस सवाल के अंदर ना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात की गई है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फार्मूला ये होता है कि आपके पास करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला है। अब आपके पास 2 साल दिए हुए हैं। पिछले साल को बेस ईयर भी बोला जाता है और इसको कंपैरेटिव भी बोला जाता है। पिछले साल को बेस ईयर भी बोला जाएगा और कंपैरेटिव। कंपैरेटिव हमेशा पिछला साल होता है। बेस ईयर वो खुद भी कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव याद रखें हमेशा पिछला साल होता है। आपको यहां पर 2 सालों की सेल्स बताई है और कहता है कि जनाब इसका चेंज बताओ। तो सिंपल सी बात है, आपके सामने फार्मूला है। करंट ईयर की सेल्स है 4315 माइनस बेस ईयर की सेल्स है 3760 डिवाइडेड बाय 3760 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आंसर आ रहा है? 14 फिर उसके बाद इस सवाल के अंदर आपको ये चीज मांगी गई है। फार्मूला तो वही है। अब आपने करना क्या है, सिंपल x माइनस 2669 डिवाइडेड बाय 2669 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 13.2% है ये। और परसेंट है तो हम इसको यहां पर 0 से हटाकर यहां पर 0 यहां पर भी लिख सकते हैं। बट इधर अगर आपने 100 लिखा हुआ है तो उसने आकर इस पर आकर वैसे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 100 लिख दें, यहां पर 0.132 लिख दें, जैसे आपका दिल। तो इसमें सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपने इसको इस पे मल्टीप्लाई करना है, ये आकर प्लस कर देना है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? 302 जी, उससे भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड करनी हो जाएगी। ये सारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही है। फिर हमने बात की वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस का फार्मूला होता है कि जिस चीज का भी आपने फाइंड करना है, जैसे सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब आपने एसपीएल की कोई भी चीज फाइंड करनी है ना, उसकी परसेंटेज आपको चाहिए। वो कैसे फाइंड होगी? वो चीज डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय। तो आपको सपोज जी, आपको ये कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। अब हमें पता है इसकी रेशियो गिवन है 70%। तो क्या फार्मूला बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल एक्स डिवाइडेड बाय 4315 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 70। अब सिंप्लीफाई करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। अब इस सवाल के अंदर कभी आपको ये चीज गिवन होगी, ये मिसिंग होगी, कभी ये चीज मिसिंग होगी। तो जो चीज मिसिंग है वो पुट करेंगे हमारा आंसर। ये इसका 2024 का अलग करेंगे और 2023 का अलग करेंगे। वर्टिकल एनालिसिस हर साल का अलग अलग होता है। हाँ, उसके बाद इनको कंपैरिजन किया जा सकता है। फाइंड करने के बाद उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये कल का हमारा काम है। अभी तक ये पेपर में सवाल नहीं आया हुआ, बट अगर सवाल की पेपर में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टारगेट जो आज हमने करना है काम, हमने कल सीखा था, जो लोग कल नहीं आए थे वो भी देख लें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, 3 चीजें पढ़ी थी, 3 मेथड है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जो हमने पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको लेक्चर शेयर कर दूंगा। वर्टिकल एनालिसिस, और तीसरा
रेशियो। एनालिसिस किसके साथ किया जाता है? एनालिसिस किसके साथ किया जाता है? अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ या अपने कंपैटिटर के साथ? अपने कंपैटिटर के साथ सेम ईयर के अंदर। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस का सीखा। अभी तक इसमें से पेपर में सवाल नहीं आया वो, लेकिन अगर आ सकता है तो जिस तरह मैथ स्ट्रक्चर दिया है ना, इस तरह के ज्यादा चांसेस है कि वो आपको डिफरेंट चीजें मिसिंग करके ना वो आपके से वैल्यू फाइंड करवा लेगा, फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रेशियो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो रेशियो एनालिसिस की टाइप्स ज्यादा है। एक इसमें जिस फॉर्मेट में मैंने आपको पढ़ाना है ना, उसी फॉर्मेट में मैं लिख देता हूं आपको। एक इसका है लिक्विडिटी रेशियो, एक हम पढ़ेंगे उसके बाद वर्किंग कैपिटल रेशियो, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और फिर गियरिंग रेशियो। ये मेन है। इसके बाद हम एक पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो। एक हम पढ़ेंगे एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये हमने टोटल रेशियोज पढ़नी है। 6 रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, गियरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो और एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो के अंदर रेशियो से हमें क्या पता चलेगा? सपोज दैट हम बात करते हैं कि हमने रेशियो देखी कंपनी ए की, उसकी जीपी रेशियो है 25%, बी कंपनी की 27%। तो किस बिजनेस की रेशियो ज्यादा अच्छी है? बी की, ऑब्वियसली। ये 100 रुपए के ऊपर 25 रुपए कमा रहा है, ये 100 रुपए के ऊपर 27 रुपए कमा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है बी ने जानबूझकर शोखी मारने के लिए रेशियो ही गलत बताई हो सकता है। इस टर्म को क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। जब आप जानबूझकर किसी पर्पस के लिए गलत रेशियो प्रेजेंट करते हैं तो इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या विंडो ड्रेसिंग एथिकली अलाउ है? नहीं, किसी भी तरह से अलाउ नहीं है, बट लोग करते हैं ऐसा। लोन लेने के लिए विंडो ड्रेसिंग करते हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक को दिखाते हैं कि ताकि वो उनको लोन मिल जाए, तो वो अपनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिखाते हैं। हाँ जी, तो फिर स्टार्ट करें कहां से? लिक्विडिटी रेशियो से। पहले हम पहला फेज फार्मूले पढ़ते हैं, दूसरा फेज उस फार्मूले की एप्लीकेशन क्या है या उस फार्मूले के ऊपर क्या रिमार्क्स हम दे सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे रहे लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो, लफ्ज लिक्विडिटी, इसके बारे में कुछ जानता है? लिक्विडिटी, अगर हम कहें कि एक बिजनेस है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, इसका मतलब भला क्या होता है? उसके पास कैश अवेलेबल है अपनी लायबिलिटी को मीट करने के लिए। लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा होने का मतलब क्या है? इट हैज कैश, कि उसके पास अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, करंट लायबिलिटी को, उसके पास कैश अवेलेबल है। और बुरी लिक्विडिटी पोजीशन किसकी होती है?
मांगने वाले पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। जैसे आजकल बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेशो खराब है लोगों की घरेलू हालात में, अगर देखें या तो वो जानबूझ के खराब बनाई हुई है उन्होंने कि वो जब पैसे देने वालों के पैसे दे नहीं रहे होते। तो लिक्विडिटी पोजीशन बेसिकली होती क्या है कि अगर हम लिक्विडिटी रेशो की बात करें, इसके फार्मूले पहले देख लें। इसके दो फार्मूले हैं, एक को बोलते हैं करंट रेशो, एक को बोलते हैं क्विक रेशो। थोड़ा सा गैप इसलिए लिख रहा हूं, यहां पर मैंने उसके बारे में बातें लिखनी है। क्विक रेशो, क्विक रेशो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। करंट रेशो दो ही है, लिक्विडिटी रेशो जब भी पूछे आपने दो फार्मूले बताने हैं इसको, एक करंट रेशो फाइंड करके देनी है और एक क्विक रेशो फाइंड करके देनी है। करंट रेशो में फार्मूला देखें, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशो का फार्मूला क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। इसका जो अच्छा आंसर समझा जाता है ना, वो समझा जाता है 2:1। 2:1 का मतलब 2 आंसर, रेशो 1 तो होता ही है ना सबका, डिनोमिनेटर 1 होता ही है। इस 2:1 का मतलब क्या बनेगा, और नीचे वाला जाए इसका अच्छा आंसर होता है 1:1। पहले यहां तक आओ, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। पहले यहां तक लिखना कंप्लीट करें ताकि फिर आपका ध्यान लिखने पे कम हो, सुनने पे ज्यादा हो। लिख लिया? चले, 2:1 का मतलब सुने। अगर आपने एक बिजनेस को स्टडी किया, उसकी रेशो चेक की, उसकी रेशो लिखी हुई है 2:1, इसका मतलब है उस भाई साहब के पास ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए ₹2 तक के करंट एसेट्स अवेलेबल है। दूसरा मतलब क्या है कि उसको जितनी उसने लायबिलिटी पे करनी है ना, उसके पास उसके करंट एसेट डबल है। तो पोजीशन अच्छी है या बुरी है? बहुत अच्छी पोजीशन है कि उसको ₹1 करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए उसके पास कितने के करंट एसेट्स अवेलेबल है? ₹2 के। अब अगर आपने इसकी अंग्रेजी लिखनी है तो लिख लें, इसका मतलब पेपर में भी आपने लिखना है। अगर इसका आंसर ये आ जाता 1.75:1, नहीं मतलब क्या है इसका, ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 1.75 के करंट एसेट्स अवेलेबल है। तो ये लिख लें, पहले इसका मतलब लिख लें। देयर आर ₹2 current assets are available to settle off या pay off, to settle या pay off current liability of ₹1। ₹2 के एसेट्स मौजूद हैं, उसका ₹1। जरूरी नहीं कि अंग्रेजी यही लिखे, अंग्रेजी आप कोई भी लिख सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, वो दूसरे फार्मूले पे बाद में चलते हैं। अगर एक एस है उसकी रेशो है 5:1, क्या ये बेस्ट है? बहुत ज्यादा करंट रेशो होना भी अच्छा नहीं होता। वजह, इसका मतलब ये हमारा स्टॉक बेच ही नहीं रहा, या हमने बहुत ज्यादा स्टॉक लेकर रख लिया। देखिए करंट रेशो कब ज्यादा होगी? जब हमारे करंट एसेट ज्यादा से ज्यादा पड़े हो और करंट लायबिलिटीज कम से कम हो। अब हमें कोई लोन ही नहीं दे रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट, या हमें कोई उधार पे हमारे क्रेडिटर है ही नहीं। क्रेडिटर ना होने का मतलब क्या है? हमारी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी थोड़ी है। या हमें हमारे डेटर अगर पैसे ना दे तो अभी हमारे डेटर ज्यादा शो होंगे। हमारा कैश आइडल पड़ा हुआ है, यानी आपके पास 2 करोड़ है,
आपके कंपेटिटर के पास भी 2 करोड़ है, वो जो आपका कंपेटिटर है वो 2 करोड़ कहीं पैसे लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, वो उसके ऊपर उसको रिटर्न मिल रहा है, और आप 2 करोड़ संभाल के बैठे हो जी मेरी करंट रेशो बेहतर है, तो करंट रेशो बेहतर दिखाने के चक्करों में आप रिटर्न ही नहीं कमा रहे। तो नॉर्मल हालात में ये 2:1, 3:1, 2.5:1 बेस्ट समझी जाती है। अगर बहुत ज्यादा ही हो जाए तो ये भी अच्छी नहीं समझी जाती। अच्छा, फिर भी रेशो का अच्छा होना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेशो का अच्छा बुरा होना डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि वो स्टॉक आप लेकर रख लो ना तो जल्दी खराब नहीं होता। तो स्टॉक अगर आप ज्यादा भी रख लो तो आपकी करंट रेशो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ गुड्स होती हैं पेरिशेबल नेचर की, जल्दी खराब होने वाली, अगर वो ज्यादा स्टॉक लेकर रख दो तो करंट रेशो खतरनाक है। मतलब वो रेशो जो पेरिशेबल गुड्स नेचर की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशो का सिर्फ फिगर ही काउंट नहीं होती, और क्या क्या हो सकता है रेशो की जिन्हीं रिमार्क्स देने पे चीजें। ये रेशो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की वजह से भी रेशो में फर्क आ जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस, एक और चीज सीजन, सीजन भी बड़ा काउंट होता है। जैसे सपोज दैट सीजन आ गया, लोकेशन हो गई। जैसे जो बहुत ज्यादा जहां पर सर्दी पड़ती है वहां पर गर्म चीजें, गर्म कपड़े, गर्म खाने पीने की चीजें की सेल ज्यादा होती है, तो वो स्टॉक भी ज्यादा रखते होंगे। तो जहां सर्दी कम पड़ती है वहां पर वही चीजें कम रेशो की, उनकी सारी रेशो कम होगी, चेंज हो जाएंगी। तो रेशो का अच्छा या बुरा होना किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, सीजन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। गॉट इट? उसके बाद अभी तो हमने करंट रेशो पढ़ी। करंट रेशो में हमने क्या पढ़ा? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। इसकी नॉर्मली रेशो कौन सी बेस्ट होती है? 2:1। उसके बाद आ जाए क्विक रेशो के ऊपर या एसेट टेस्ट रेशो के ऊपर। इसका फार्मूला मैंने क्या बताया? क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। इसका आंसर कौन सा बेस्ट ज्यादा समझा जाता है? हाँ, 1 से कम चला जाए वो तो अच्छा नहीं है। 1.5:1 हो जाए वो भी ठीक है, 1/2 हो गया वो भी ठीक है, 2 तक भी चला जाए तो ठीक है, लेकिन ये भी ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं होता। ओके, आगे चले। तो पूछो ना ऊंची आवाज में, क्विक एसेट्स क्या होते हैं? कितने लोगों को पता है क्विक एसेट्स का? नहीं पता ना। मैं कह रहा हूं आगे चले तो सिर्फ मरी सी आवाज आई है कि क्विक एसेट्स क्या होते हैं। वो भाई साहब जिस चीज का नहीं पता वो पूछना है आपने। वैसे तो मेरी कोशिश होगी कि 100% चीजें मैं आपको बता के जाऊं, मुझे पता है कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे कोई गलत फहमी हो जाए कि ये चीज तो हमने कोई 50 दफा पढ़ी है पीआरसी के अंदर, लेकिन हो सकता है आपने 50 दफा उस टाइम सो गए हो, तो फिर पूछ लिया करें। वो एक ऐसे भाई साहब होते हैं, लिख लो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स माइनस मतलब स्टॉक के अलावा। हाँ, हमारे पास तो नाम क्या है आपका? नहीं पीछे। हाँ, हारून। हारून भाई क्विक एसेट्स आपने ऑब्वियसली पढ़े होंगे, क्या यही है या आपने कुछ और पढ़े है? इनिशियल एक्सपेंस नहीं, प्री पेमेंट माइनस कर देते हैं। हमारी बुक के अंदर ये फार्मूला ये लिखा हुआ जो आपके सामने है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि अगर आप आईकॉम या आईकॉम में तो ये है नहीं टॉपिक, बीकॉम में देखें या एमकॉम में देखें ना,
तो वहां पर क्विक एसेट्स का फार्मूला देख ले, कुछ इस तरह से होगा, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। प्रीपेड भी हमारे एसेट होते हैं ना, करंट एसेट। तो ये बीकॉम लेवल पे लिखा हुआ है, होता भी ये है, लेकिन हमारे यहां ना ये इसकी ज्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर सवाल के अंदर प्रीपेड गिवन हो तो माइनस कर देना, गिवन ही नहीं होता। और लास्ट टाइम इसका सवाल आया पेपर में, ऐसे नहीं। लास्ट टाइम पता है सवाल क्या था, स्टूडेंट्स को ना स्टॉक चाहिए था, स्टॉक की जरूरत थी और स्टॉक दिया नहीं हुआ था। स्टॉक की जरूरत थी और स्टॉक, उसने क्या किया है, ये जो अभी सवाल पेपर आया है उसने क्या किया है, कहता है जी करंट एसेट्स आपके पास हैं 78 मिलियन के, और कहता है क्विक एसेट्स आपके पास हैं 59 मिलियन के, बस। और सबको जरूरत क्या थी, स्टॉक की। वो जो लोग दिमागी तौर पर बड़े परेशान होने वाले होते हैं, याद रखिए, अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आई कैप पेपर पास करने का टेक्निक, सबसे पहले आप अंदर से अपने आप को ये यकीन डेवलप करें कि जो पेपर गिवन है ना वो आपको आता है। कोई ऐसी चीज, अगर आपने क्लासेस पूरी ली हैं, आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहे हो, टेस्ट रेगुलर आपके होते रहे, आप टेस्ट देते रहे हो, आपको वो पेपर कंफर्म आता होगा। पहली बात ये डेवलप करें। फिर अगली बात होगी कि वो पेपर जो देता है ना, एक दफा ऐसे आपको लगेगा कि ये क्या आ गया पेपर में, अगर थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचेंगे ना तो आपको जरूर समझ लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आज जाकर पहले भी इस चीज का आपको पता है कि अगर जब हम एक कमरे में जाएं, लाइट ऑफ कर देना तो एक दफा सारा अंधेरा होता है, कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखें, रिलैक्स, अगर आपको बिल्कुल ही अंधेरा नजर आ गया, अगर रो पीट के बाद भाग गए तो कुछ और रिजल्ट निकलेगा। वहां पर खड़े रहो, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट के बाद आपको कुछ चीजें नजर आना, बिल्कुल आई कैप का सवाल वही है। एक दफा जैसे सवाल नजर पड़ती है ना तो सामने अंधेरा नजर आता है, लेकिन ये नहीं कि बस बाहर निकलो। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक स्टूडेंट घर आकर पेपर देकर आ गया तो रिलैक्स था। 2-3 दोस्तों ने कहा पेपर बहुत मुश्किल था, वो परेशान हो गए कि मैं शायद गलत करके आया। उसने कहा कि मुझे तो मुश्किल लगी नहीं, लेकिन सारे मुश्किल कह रहे तो शायद मुश्किल था, मुझे समझ नहीं लगी, मैं कुछ और ही करके आ गया। प्रॉब्लम यह है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो और आप जो कुछ आप हो वो बेस्ट हो, और पेपर में जो भी सवाल आता होता है वो आपको आता होता है। बस कंफर्म करना। आप देखिए, जो बंदा इन दोनों को देखकर डर गया कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, सवाल के अंदर सिर्फ स्टॉक चाहिए था, और आपको पता है इन दोनों में फर्क क्या है, स्टॉक का। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में फर्क क्या है, स्टॉक का। क्योंकि स्टॉक, अब क्विक एसेट्स कितने गिवन थे उसने, 59, करंट एसेट कितने थे, 78, माइनस ये चाहिए था, आंसर आ जाता। और ये सवाल इस जो अभी रीसेंट अटेम्प्ट हुई है ना, इसमें ये सवाल आया हुआ, मतलब ट्रिक ये था, बाकी सवाल ये वाला सवाल आसान था। चले जी, क्विक एसिड का पता चल गया, कौन से होते हैं, करंट एसिड माइनस स्टॉक, करंट एसिड माइनस स्टॉक। और अगर आपने बीकॉम को पढ़ाना है या बीकॉम का कोई बंदा पूछे तो फिर क्या है, करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। और अगर हमारे सवाल के अंदर हमें क्विक एसिड चाहिए, प्रीपेड गिवन है, तो फिर आपने स्टॉक भी माइनस करना है और प्रीपेड भी माइनस करना है। बट हमारी बुक के अंदर इतना ही फार्मूला लिखा हुआ है। गॉट इट? आगे चलें, दोनों फार्मूले याद हो गए। करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स का, क्विक रेशो का फार्मूला क्विक एसेट्स ओवर, और क्विक एसेट्स होते कौन कौन से हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। गॉट इट? आगे चलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो को एफिशिएंसी रेशो भी कहते हैं।
वर्किंग कैपिटल रेशो को एफिशिएंसी रेशो भी कहा जाता है। जी थोड़ा सा मैं तंग तो आपको करता रहूंगा कि वर्किंग कैपिटल कहते किसे हैं? क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, all current assets and all current liabilities. ऑल करंट एसेट्स एंड ऑल करंट लायबिलिटीज। तो ये तो दो डिफरेंस, एक ने कहा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। एक ने कहा सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कहते हैं। तो जवाब किसका ठीक है? ये जो आपने कहा ना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, इसे क्या बोलते हैं? तो याद रखें जब भी वर्किंग कैपिटल का जिक्र हो तो दिमाग में फौरन आपके पास आ जाना चाहिए कि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जिक्र कर रहा है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, गॉट इट? और सबसे जो बड़े करंट एसेट होते हैं ना वो चार है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल सबसे बड़े चार है, बाकी के अलावा एक स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर और कैश। वर्किंग कैपिटल मेन क्या है? चार, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर और बाकी भी है, सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इनके ऊपर होती है। अब आगे जाओगे ना, एक चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पता है उसमें वो करते क्या लोग? इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें, कितनी खरीद के रखें कि खराब ना हो जाए, कितनी खरीद लें कि प्राइस कल को बढ़ ना जाए, डेटर हमें पैसे दे नहीं रहे उसको कैसे मैनेज करें, क्रेडिटर पैसे मांग रहे हैं उसको कैसे बोली कराएं, कैश की जरूरत है कहां से पूरा करें। दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। तो इसका मतलब है इसमें हमने बड़ी तीन रेशो पढ़नी है, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। गॉट इट? चलें जी, तो सबसे पहले फिर कौन सी रेशो पढ़े? डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर का रेशो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स और इसका जो भी आंसर आएगा किस में लिखना है? टाइम। और सपोज दैट इसका आंसर अब हमारे पास आ गया 30 टाइम। जिसका हायर होगा उसको बेस्ट समझा जाएगा। मतलब अगर पिछले साल से इस साल का डेटर टर्नओवर जिसका हायर होगा वो बेस्ट समझा जाएगा। इसका मतलब क्या है? डेटर टर्नओवर, हमारी क्रेडिट सेल साल भर में कितने दफा होती हैं? हमारी साल भर में क्रेडिट सेल्स, वो ज्यादा सेल्स होंगी तो अच्छा होता है या कम सेल्स हो तो अच्छा होता है? ज्यादा सेल्स अच्छा हो। कितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना अच्छा होता है। देखिए कैश सेल्स का कॉन्सेप्ट बहुत माइनर होता है बिजनेस के अंदर। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं 99% क्रेडिट पे काम चल रहा होता है। 15 दिन का क्रेडिट, 10 दिन का क्रेडिट, 20 दिन का क्रेडिट, तो 30 टाइम। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो ना तो एक डर बढ़ जाता है। वो डर कौन सा है? बैड डेट्स का। वो बैड डेट्स का पता है? वो भाई डेटर बढ़ते जा रहे हैं आपके, तो जितने ज्यादा डेटर्स होंगे फिर कोई ना कोई तो फ्रॉडिया निकला ही आएगा। तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट है कि अगर बहुत ज्यादा चला जाए ना तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बढ़ जाती है। गॉट इट? ओके। उसके बाद एवरेज डेटर कैसे फाइंड करोगे वो देख लो। ओपनिंग बैलेंस, जिसे आप रोडो कहते हो, ये सवाल के अंदर बताया होगा, प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। ओके होगी बात? इफ ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा है? नीचे तो नहीं होगा ज्यादा। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन
देन क्लोजिंग बैलेंस ट्रीटेड एज एवरेज डेटर। ये नहीं कहना कि ओपनिंग को जीरो करके जीरो प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, फिर ऐसा नहीं करना। फिर जो क्लोजिंग डेटर होंगे वही एवरेज होंगे। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, या ओपनिंग डेटर इज नॉट गिवन, तो देन क्लोजिंग बैलेंस ट्रीटेड एज एवरेज डेटर। ओके होगी बात। आपने कल सवाल किया होगा एग्जांपल नंबर 1 जैसे इसने किया है, आपने देखा होगा कि आपको 2 साल गिवन है, एक 2023 और एक 2024। तो जो 2023 है वो ओपनिंग हो गया और 2024 क्लोजिंग हो गया। लेकिन अगर हम 2024 पे खड़े हैं तो 2024 क्लोजिंग है तो 2023 ओपनिंग है। जिस साल पे हम खड़े होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, जिस साल में हम खड़े होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, और पिछला साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग कहलाए। क्लियर होगी बात। अच्छा, जो कल नहीं आए थे ना वो परेशान हो, क्योंकि ये नया है, रेशो सारा नया आज ही पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस कल पढ़ा था, रेशो आज ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद डेटर टर्नओवर रेशो के बाद हम क्या पढ़ना है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो उसका फार्मूला खुद बनाओ जरा, बनता है आपसे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो बनाओ जरा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला खुद से बनाओ। गुड। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इसके बराबर होगा नेट क्रेडिट परचेज, और नेट का मतलब है परचेज रिटर्न माइनस करके। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, और इसका भी आंसर टाइम फॉर्म में आएगा। और ये भी हायर ही बेस्ट होता है। हम धड़ाधड़ उधार पे चीजें खरीदी जा रहे हैं। हायर इज एवरेज का वही है। अब यहां पर एक नोट लिखे छोटा सा, इफ परचेजेस आर नॉट गिवन and cannot be found, then cost of sale treated as purchases. If purchases are not given and cannot be found, अगर हम फाइंड कर सकते हैं ना तो फिर तो फाइंड करेंगे ना फाइंड कर सकते हैं ना गिवन है, ना फाइंड कर सकते हैं ना गिवन है, तो फिर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल सवाल के अंदर गिवन होगी, उसको परचेजेस की जगह इस्तेमाल कर लेना। ओके होगी बात। अच्छा, फाइंड कैसे कर सकते हैं पता है? फाइंड करने का तरीका किसको आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब है अगर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो फिर तो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं लेजर फॉर्म में लिख देता हूं, इसे स्टॉक का लेजर कहते हैं बेसिकली। ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट डाउन, कैरीड ऑन, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल। इन चारों में से अगर आपको 3 चीजें बताई दी हो तो चौथी चीज फाइंड, ये तो पता है ना लेजर से कोई चीज फाइंड करना, ये इक्वेशन ही होती है बेसिकली। आपको कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो तो परचेजेस फाइंड हो सकती हैं, बट इसके लिए जरूरी है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल और परचेजेस बराबर है। देखो ना, अगर ये दोनों चीजें ना हो तो फिर परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। मैं आपको कहता हूं कि आप जितना भी स्टॉक खरीदते हो ना उसी साल सारा बिक जाता है, कुछ नहीं बचता हमेशा।
जितना खरीदते हो उतना बिक जाता है। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा और क्लोजिंग कितना आएगा? नील, क्योंकि बेचता तो है ही नहीं। तो फिर जो परचेजेस है वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि जितनी परचेजेस की सारी सेल हो गई, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 0, तो परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल आपस में बराबर हो जाती है। और वैसे भी रेशो के अंदर अगर आप परचेज नहीं फाइंड कर पा रहे तो फिर आपने कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस की जगह इस्तेमाल कर लेना है। अगली रेशो बताए कौन सी करें? इसका मतलब है कि हमने साल भर में इतने टाइम परचेजेस की क्रेडिट पे, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें पैसे नहीं देना पड़ रहा, हम वो पैसा किसी और जगह इस्तेमाल करें फिर बाद में दे दें, ये ज्यादा फायदेमंद बात है। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटीज, लेकिन हमारा स्टॉक भी तो बढ़ रहा है ना, उसको हम बेच के प्रॉफिट भी कमाएंगे और पैसा जितना होगा वापस दे देंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो फार्मूला कोई बनाएगा? ये बनाया तो पता चले। कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, और इसका भी आंसर टाइम में आएगा। हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? स्टॉक टर्नओवर हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? स्टॉक टर्नओवर का मतलब होता है कि हमारा स्टॉक कितना जल्दी सेल होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम सेल परचेज हो रही है। टर्नओवर का मतलब है रोटेशन कितनी चल रही है, तो जितना सेल परचेज ज्यादा होगा उतना फायदेमंद है, तो हायर इज बेस्ट। गॉट इट? अगर वो आपको कहता है ना वर्किंग कैपिटल रेशो और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो ये जो 3 फार्मूले लिखे इनको नहीं लिखना, टाइम कम है। तो अगर टाइम है तो वर्किंग कैपिटल रेशो के 7 फार्मूले, टाइम थोड़ा है तो 4 फार्मूले, टाइम है तो 7 और टाइम नहीं है तो 4। कौन से? ये 3 निकाल के जो 7 में से वो लिखते हैं। तो नेक्स्ट आ जाए जनाब एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर कलेक्शन पीरियड, फार्मूला देख लीजिएगा। एवरेज डेटर्स ओवर नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, और इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ डेज के अंदर। क्या आएगा? नंबर ऑफ। अब ना थोड़ा सा टाइम है, आपने सुना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 तो मैंने वैसे ही कह दे माफी है, लेकिन अगले 4 इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से सिर्फ लिखना नहीं सीखना है। लोअर इज बेस्ट या हायर इज बेस्ट? एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि एवरेज डेटर से जो पैसे हम कलेक्ट करते हैं इतने दिन लगते हैं। आप बताओ लोअर इज बेस्ट या हायर इज बेस्ट? लोअर इज बेस्ट, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना कम होगा कोई उतना फायदा है। कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि नॉर्मली हमें इतने दिनों में पैसे मिल जाते हैं, तो ज्यादा जिसको एक बंदे को मिलते हैं वो सेल करता है 15 दिनों के बाद, एक को मिलते हैं 30 दिन के बाद, तो फायदे में कौन है? 15 दिन वाला। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किसकी ज्यादा है? 15 दिन वाली, 30 दिन वाली? 30 दिन वाली। एक दिन ऐसे हम पढ़ के आए थे, तो इसका लोअर इज बेस्ट। अच्छा, इस फार्मूले में कोई खास चीज, इस फार्मूले की कोई खास चीज?
जो डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला देखो और इसको देखो, उसको शीशे में देख लो, ऐसा ही उल्टा नजर आ रहा है, तो इसका फिर फार्मूला आप एक और देख सकते हो, 1 डेटर टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। लास्ट टाइम पेपर में सवाल आया, चाहिए था एवरेज कलेक्शन पीरियड, और उसने सवाल के अंदर डेटर्स टर्नओवर रेशियो दी हुई थी। जो लास्ट टाइम सवाल आया था, एक तो वो स्टॉक फाइंड करना था ना, एक एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए था, और उसने डेटर्स और सेल्स नहीं दी, क्या दिया था, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो करना क्या था, 1 डेटर टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा, यहां डेज की जगह ना मंथ भी आ सकते हैं। अगर मंथ आएंगे तो फिर क्या आएगा, 365 नहीं, 12 मंथ। 52 होगा तो क्या होगा, वीक। मंथ भी आ सकता है, अगर 2 मंथ होगा तो या आप 60 डेज लिख लें, या 2 मंथ का मतलब है कि फिर यहां पर जो फार्मूले की जगह आएगा वो 12 आएगा। मंथ होगा तो 12, वीक होगा तो 52, और दिन होंगे तो 365। हाँ जी, कलेक्शन पीरियड के बाद आ जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि आप लोगों की राय बहुत जरूरी होगी, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का पहले तो फार्मूला तो आपको मेरे ख्याल में आपको आ गया होगा। क्या होगा फार्मूला, क्या होना चाहिए, एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला, एवरेज पेमेंट पीरियड। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स ओवर नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365, और अगर मंथ में आंसर देना है तो 12, और अगर वीक्स में आंसर देना है तो 52। दूसरा इसका फार्मूला क्या होगा, 1 क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 365। ये तो इतना मसला नहीं है, मसला ये है हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट। पेमेंट करनी है, मतलब कितने दिनों के बाद हम नॉर्मली पेमेंट कर देते हैं, हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट। हायर अगर बेस्ट कह रहे हो ना तो किसने आपको उधार नहीं देना दूसरी दफा, मतलब एक बंदा है वो पैसे बड़े लेट करके देता है, तो जब दोबारा चीज खरीदने जाएगा तो क्या उसे उधार मिल जानी चाहिए, नहीं। लोअर भी कोई अच्छा नहीं है, लोअर हमारे हक में बेहतर नहीं है। हायर की वजह से, हायर का फायदा है, हम एक कैश लेट पे करने की वजह से ना हम अपना कैश किसी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारी क्रेडिट रेटिंग खराब होने का चांस है। और लोअर का नुकसान क्या है, हमारा कैश आउटफ्लो जल्दी हो जाएगा। अब सुने, अगर हमें कैश की फिर जरूरत पड़ गई तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन लेना पड़ेगा, और लेकिन हमारी क्रेडिट रेटिंग बच जाएगी। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि हायर बेस्ट है या लोअर बेस्ट है। ये ओवरऑल कोशिश करें कि हायर कर लें, लेकिन विद द बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर, सप्लायर के साथ बात करके ना ये हायर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम। इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम या एवरेज स्टॉक पीरियड भी उसे कहते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम भी कह सकते हैं। फार्मूला बताएं, अब तो फार्मूले माशाल्लाह आप खुद बनाने लग गए हो, बनाओ जरा फार्मूला। इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम, जी, एवरेज स्टॉक ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। अब ये बताओ हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट है? लोअर इज, तो ये तो हम सोचते हैं कि ये 0 दे दूं,
इन्वेंट्री आए अभी अब रखे ना और बिक जाए। होल्डिंग का मतलब है कितने दिन आप होल्ड पे रखते हो फिर बिकती है। तो एक इन्वेंट्री एवरेज आप एक्सपोजर आपका एलसीडी का कारोबार है, एलसीडी एलईडी, तो मेरे ख्याल में उसका होल्डिंग टाइम 60 दिन भी हो सकता है, उसका होल्डिंग टाइम 30 डेज एवरेज भी हो सकता है कि एवरेज आप कहते हो जी हर 30 दिन बाद एक एलईडी बिक जाती है, इसका मतलब है उसका होल्डिंग टाइम 30 डेज है। तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर बड़ा डिपेंड करता है। आप दूध दही बेचते हो तो इसका होल्डिंग टाइम तो नंबर ऑफ आवर्स में होगा फिर, और ये अगर आप होगी 30 डेज के बाद बिकता है तो फिर क्या होगा, वो कुछ और ही चीज बेचोगे आप। जी इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम में स्टॉक आउट के क्यों चांसेस बढ़ेंगे? होल्डिंग टाइम का मतलब है आपकी इन्वेंट्री जल्दी बिकती है तो आप स्टॉक खरीदें भी जल्दी, आप स्टॉक वैसे खरीद लें। स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं, तो इसमें स्टॉक आउट के कोई चांसेस नहीं है। जितना इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम कम होगा फायदा है। होल्डिंग टाइम का मतलब है जल्दी बिक जाती है, आपकी इन्वेंट्री खराब नहीं होती, आपकी इन्वेंट्री की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत दूर देश में जाए तो आप स्टॉक आउट कह सकते हैं कि जितना जल्दी बिकेगा हो सकता है नया लीड टाइम ज्यादा है, फिर वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाता है। कितने फार्मूले हो गए? 6 वर्किंग कैपिटल के, और हमने कितने पढ़ने हैं? 7। टाइम है तो 7 तो लिखेंगे, और अगर टाइम नहीं है तो 4, एक रह गया फिर। ये ना जो लास्ट फार्मूला हम लिखने लगे ना, ये कभी कभी वो अकेला ही पूछ लेता है, और इसका नाम है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल। अगर आपकी किस्मत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराब नहीं है ना, तो इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है 100%। लेकिन अगर आप किस्मत के धनी हो तो कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन ये बात कंफर्म है, उसने 3 चैप्टर में आपसे मिनिमम 20 नंबर और मैक्सिमम 30 नंबर पूरे करने ही करने हैं, जिसमें से एक चैप्टर ये है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और एक चैप्टर IAS 33 वो भी बड़ा चैप्टर है। तो इन दोनों में से नॉर्मली वो 15-15 नंबर या 12-13, 12-8 इस तरह से नंबर वो पूरे करता है। हाँ, कभी कभार ऐसा कर सकता है कि वो जिसमें से वो 1-2 नंबर का सवाल देता है ना, मैंने आपको वो शेयर कर दिया ना मार्किंग स्कीम, वो आपने देखनी है, वो अपने पास रखनी है, पेपर्स के करीब जाकर वो बहुत काम आती है। बंदे को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अच्छा किस ट्रेंड में आए, क्या पूछता है। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल का आंसर या तो डेज में आता है, या मंथ में आएगा, या वीक में। अभी हम डेज में करते हैं, तो सबसे पहले आता है जनाब इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम। इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम फाइंड करना आता है? इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम फाइंड करेंगे, यहां पर लिख देंगे। इसमें आपने प्लस करना है डेटर पेमेंट कलेक्शन पीरियड, जिसे आप एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हो। डेटर कलेक्शन टाइम, इसमें माइनस करते हो क्रेडिटर पेमेंट टाइम। जो आंसर आता है उसे बोलते हो कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल से। अब थोड़ा सोच समझ के बताना है, हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट। ध्यान से, हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट। हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट, ये तो मुझे कंफर्म है कि आपने किसी में भी एग्री नहीं होना, जैसे लोअर वाले भी होंगे हायर वाले भी होंगे, इसलिए आई का रिजल्ट भी ऐसा ही आता है, कभी 100% नहीं आया। बताएं फातिमा, आपके ख्याल में इसका आंसर हायर बेस्ट है या लोअर? जी समझ नहीं लगी?
अच्छा कुछ भी नहीं होगा, मतलब नो कमेंट्स। अंजा लोअर, आयशा लोअर, हाँ पिज्जा लोअर, हायर, जी हमाद, हायर, हारून, हायर, मुर्तजा, हायर। वो चीकू देखिए, मुझे बताएं इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम ज्यादा अच्छा होता है या कम? कम। डेटर कलेक्शन पीरियड भी कम। तो ये जितना कम आएगा उतना बेहतर होगा। अगर ये हायर है ना, इसका मतलब है, अब मैं आपको बताता भी हूं, लोअर इज बेस्ट। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका असल मकसद या मतलब क्या है। थोड़ा सा ना सिर्फ तुक्का ना मारा करो कि जो आपको दिमाग में आता है जब वो लोअर क्या तुम्हें हायर क्या देता हूं। अब जरा ख्याल से मैं यहां कुछ नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम है 40 दिन। कलेक्शन पीरियड है सपोज दैट लिख देते 30 दिन और पेमेंट पीरियड है 20 दिन। आंसर कितना आ गया? 50 डेज। अब इसका मतलब जरा ध्यान से सुनिए। इसका मतलब यह है कि आपका साइकिल तो पता है ना, एक सर्कल पूरा करना। आपने जितना पैसा लगाया वो पैसा आपको वापस कब आएगा? 50 दिन बाद। आपका आउटफ्लो जब हो गया तो वापस वो जो पैसा कितने दिन बाद आया? आपने पैसा खर्च किया तो देखो स्टॉक खरीदोगे तो पैसा खर्च होगा ना, आपका पैसा खर्च हो गया। अब वो स्टॉक आपने बेचा, फिर डेटर ने उधार पे लिया तो वो पैसे आपको वापस देगा तो कितने दिन लग जाएंगे? अब जरा देखिए इंटरेस्टिंग चीज और, आपने स्टॉक खरीदा सपोज दैट आज, वो कितने दिन बाद बिकेगा? 40 दिन बाद। कितने दिन बाद बिकेगा? 40 दिन। इंपॉर्टेंट बात है। अब ये 40 दिन बाद आपका स्टॉक बिक गया और आपको पैसे वापस वो डेटर कितने दिन लेगा? 30 दिन। आज जो मैंने स्टॉक खरीदा था 40 दिन तो मेरे पास ही पड़ा रहा, फिर जिसको मैंने बेचा वो 30 दिन बाद पैसे देगा, तो आज का बेचा हुआ स्टॉक के मुझे पैसे कब मिलेंगे? 70 दिन बाद। कब मिलेंगे? लेकिन मेरा कैश आउटफ्लो अभी भी नहीं हुआ क्योंकि मैं भी उधार पे खरीदता हूं। मैं कितने दिन बाद पैसे पे करता हूं? 20 दिन बाद। आज मैं खड़ा हूं, आज मैंने स्टॉक खरीदा, 40 दिन मेरे पास पड़ा रहा, फिर जब मैंने बेचा 30 दिन बाद पैसे मिले, तो इसका मतलब है आज का मेरा स्टॉक बिका हुआ मुझे 70 दिन बाद पैसे देगा, लेकिन मैं इसके पैसे कब दूंगा? 20 दिन बाद। तो मेरा कैश आज के 20 दिन बाद आउट हुआ और 70 दिन बाद इन हुआ, तो आउट और इन के दरमियान कितना दिन लगे? 50 दिन। तो इसका मतलब है जिस दिन मेरा कैश आउट हुआ मेरा 50 दिन बाद वापस आ जाएगा। और ये वो वाला कैश नहीं है कि आपने किसी को नोट दिया कि कुछ ऊपर लिख करके वापस आएगा तो प्यार सच्चा है। कैश, वही कैश वापस आने का मतलब है जो आपने ये स्टॉक आउट किया, स्टॉक बेचा, उसकी पेमेंट कर दी, और उसकी पेमेंट के बदले जो आपको पैसे प्रॉफिट के साथ वापस मिलने हैं उसको कितने दिन लग जाएंगे? 50 दिन। आज के 70 दिन बाद। लेकिन हमारा आउटफ्लो कितने दिन बाद हुआ था? 20 दिन बाद। तो 20 दिन तो हमने उधार पे ले लिया था ना स्टॉक, तो 20 दिन बाद, तो 70 दिन टोटल, 20 निकाल दिए, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये जितना कम होगा उतना फायदा। अब इंटरेस्टिंग बात देखें, मैंने पैसे कब देने हैं? 20 दिन बाद। मुझे पैसे मिलने वापस कब है? 50 दिन बाद। तो 20 के बाद 50 दिन बाद आप ना जा रहे हो एक बंदे से पैसे उधार लेने। कितने दिन के उधार हो गए पता है? 50 दिन के। कितने दिन के उधार हो गए? आपने एक बंदे को 20 दिन बाद पैसे वापस करने हैं, लेकिन आपके पैसे आने हैं 70 दिन बाद। तो आप 20 दिन बाद जाओगे एक बंदे को कि यार मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने सप्लायर के पे करने हैं, और 50 दिन बाद, इसके 50 दिन बाद मेरे पैसे आ जाएंगे, मैं आपको वापस दे दूंगा। और ये आप किसके पास जाते हो? बैंक के पास, और उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट।
हम जी इतने दिनों का हमें नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए तो इतने दिनों का हमें दे दें। मतलब चला कि हम आप प्रैक्टिकली सवालों के अंदर घुसने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया अपनी बुक से पढ़ लेना। दो रेशो कौन कौन सी, वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी रेशो। उसमें एक मजीद कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हो सकता है मैं आपको बोर्ड पर बुलाकर कुछ डिस्कशन भी करवाऊं। ठीक है, फार्मूले मैं लिखवाऊंगा ही, फार्मूले मैंने आपसे बोर्ड पे लिखवाने हैं बारी बारी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।